Good afternoon to you all. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? आवाज़ सुनाई पड़ रही है मेरी? बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हेलो, हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? तो तुम लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज़ मेरी आई एम ऑडिबल. अच्छा, मैंने मैसेज नहीं देखा. चलो ठीक है. क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? बस ठीक है. हाँ, आज हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था बाबर और हुमायूं के टॉपिक को, और ये बताया था कि इसके बाद शेर शाह सूरी का अचीवमेंट अगर प्रश्न आता है तो उसमें आप हुमायूं के साथ जो शेर शाह सूरी का रिलेशन है, जो चौसा और बिलग्राम का युद्ध है, उसको आप मेंशन करोगी, और साथ ही साथ जो शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी आपको लिखना होगा. ठीक है? तो इसके पहले हम लोगों ने हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच के संबंध को डिस्क्राइब किया है, उसको लेक्चर में बताया भी है. आज हम शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे. और यह मैं आपको बता दूं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह का आता है आपके 4th यूनिट में. ठीक है? तो 4th यूनिट में आज हम लोग पढ़ रहे हैं. फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है, 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें शेर शाह सूरी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी. ठीक है? प्रशासन के बारे में अगर हम ये डिस्कस करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शेर शाह सूरी अफगान था, और अफगान राजत्व सिद्धांत में ये था कि बादशाह जो होता है या सुल्तान, जो सुल्तान होता है, वह अफगान अमीरों जैसा होता है और उसी के समान होता है. और ये बात बहलोल लोदी ने कही थी. सिकंदर लोदी ने तुर्क राजत्व और तुर्क और अफगान राजत्व सिद्धांत दोनों के मिक्सचर पर आधारित राजत्व को लागू किया था. बट इब्राहिम लोदी ने सीधे सीधे तुर्क राजत्व सिद्धांत को ही इम्प्लीमेंट किया था, और कहता वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता है. उसके बाद जो दूसरी बार सत्ता मिलती है शेर शाह सूरी को, तो शेर शाह सूरी ने जो राजत्व सिद्धांत, जो प्रशासनिक तंत्र अपना बनाया, उसमें क्लियर था कि वह टोटली निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था. है ना? निरंकुश राजतंत्र का मतलब ऑटोक्रेट जो मोनार्की सिस्टम था उसमें वह विश्वास करता था,
शेरशाह बिलीव्ड इन मोनार्की, ऑटोक्रेट मोनार्की सिस्टम, है ना। शेरशाह निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास करता था, और इस सिस्टम का यह जो मूल थॉट था, जो प्रिंसिपल था, वो यह था कि राजा यानी किंग जो होता है वही सब कुछ होता है, संप्रभु होता है, मतलब सॉवरेंटी होता है, उसके अंदर जो है पूरी संप्रभुता उसके अंदर निहित होती है, और राजा के पास सभी अधिकार होते हैं, सभी प्रकार के अधिकार होते हैं और पावर होते हैं। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन किंग, मतलब शेरशाह इसमें विश्वास करता था कि शेरशाह का जो प्रशासन था, इसका मतलब ये था कि सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां शेरशाह के हाथों में केंद्रित थे। वह चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, मतलब चाहे जुडिशरी सेक्शन हो, चाहे आपका मिलिट्री सेक्शन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी वेयर वेस्टेड इन हिम, शेरशाह सूरी के अंदर केंद्रित थे। जैसे अगर हम समझना चाहें तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसमें पब्लिक के द्वारा राजा निर्वाचित होता है, और वह राजा जो होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति। वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है अपने कार्यों को लेकर के, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम अच्छा काम, पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं करेंगे, तो जब इलेक्शन होगा तो पब्लिक हमें सत्ता से दूर कर देगी। यहाँ पर अंतर यहाँ पर है कि जो मोनार्की जो सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, उसमें राजा ही केंद्र, सत्ता के केंद्र में होता है। पूरी की पूरी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित होती है। वह एक प्रकार से वंशानुगत सिस्टम में विश्वास करता है, उसे चुने जाने का या निर्वाचित होने का कोई भय नहीं रहता है। सभी प्रकार के अधिकार और शक्ति उसके हाथों में केंद्रित होते हैं। एक प्रकार से फ्रांस का जो लुई चतुर्दश था, लुई 14 था, वह कहता था कि आई एम स्टेट, मैं खुद ही राज्य हूं। ठीक उसी प्रकार अलाउद्दीन खलजी भी ये बात कहता था कि आई एम स्टेट, एक तुलना कहा जाता था कि मैं खुद ही राज्य हूं। और शेरशाह सूरी भी इस प्रिंसिपल में, इस थॉट में विश्वास करता था कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, राजा के ही हाथों में सभी प्रकार की शक्तियां केंद्रित होनी चाहिए। इसलिए शेरशाह सूरी ही सर्वश्रेष्ठ था, संप्रभु था, मतलब संप्रभुता जो थी, जो सॉवरेनिटी थी, वह किसके हाथों में केंद्रित थी? वह बादशाह शेरशाह सूरी के हाथों में केंद्रित थी। अर्थात जो प्रशासन का जो केंद्र था वह शेरशाह सूरी था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या शेरशाह सूरी पूरे एम्पायर का, पूरे साम्राज्य का प्रशासन चला सकता था? प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, अकेले पूरी सत्ता केंद्रित उनमें होगी जरूर, लेकिन सत्ता का, प्रशासन का संचालन एक व्यक्ति अपने माध्यम से ही केवल नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से शेरशाह सूरी के हाथों में सभी प्रकार की शक्तियां, लाइक प्रशासनिक, लाइक आपका न्यायपालिका हो, चाहे कानून, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे नियुक्ति संबंधित हो, चाहे बर्खास्तगी संबंधित हो, सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां निश्चित रूप से शेरशाह सूरी के हाथों में केंद्रित थी। लेकिन प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए यह आवश्यक था कि अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति की जाए। शेरशाह सूरी के बारे में जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जैसे अब्बास खां शेरवानी हैं जिन्होंने तारीख़ शेरशाही लिखी है, कानूनगो साहब ने बहुत ज़्यादा शेरशाह सूरी पर वर्क किया है, पी सरन ने किया है, और परमात्मा सरन जिनको कहते हैं उन्होंने किया है। तो इन लोगों का ये मानना है कि शेरशाह सूरी ने प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन को संचालित करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसके अंतर्गत 4 मुख्य रूप से विभाग थे।
है ना। और शेरशाह वाज द हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट, शेरशाह प्रत्येक विभाग का प्रधान था। भले ही उसने विभाग बनाए थे और अध्यक्ष की नियुक्ति करी थी, इंचार्ज बनाया दिया था, लेकिन पूरा शक्ति उसके हाथों में केंद्रित था। ऐसा अब्बास खाक सिरवानी सहित अन्य जो भी कानूनगो हो या पी सरन हो, उनका यह मानना था कि शेरशाह अफगान जरूर था, लेकिन उसने तुर्क राजत्व सिद्धांत को ही अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में लागू किया। हालांकि उसने पब्लिक वेलफेयर में भी बहुत से काम किए थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल प्रशासन के बारे में, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, 4 प्रकार के प्रशासनिक तंत्र थे। जैसे हमें देखते हैं कि केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, जिला स्तर पर सरकार है, परगना स्तर पर सरकार है और ग्रामीण स्तर पर सरकार है। ठीक है। प्रशासन को अगर हम इस तरह से समझिए कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते हैं, घटते हुए क्रम में चलते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले केंद्र होगी। केंद्र मतलब केंद्रीय सरकार, मतलब सम्राट। सम्राट जो सर्वप्रभु है, सर्वोच्च है, उसके अंदर सारी की सारी शक्तियां केंद्रित हैं। केंद्र सरकार विभाजित की गई है किसमें? राज्य में। राज्य मतलब स्टेट, सूबा, प्रांत जिसको कहते हैं। और प्रांत विभाजित किया गया है किसमें? सरकार में। सरकार जिसको हम कहते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, इस तरह से कई राज्य हैं। लेकिन हर राज्य अलग अलग जरूर है, लेकिन राज्यों के अंदर भी प्रशासन को चलाने के लिए जिले विभाजित किए गए हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय 75 जिले हैं। ठीक उसी प्रकार से जिले हैं, जिले के बाद से मंडल बनाया गया है, मंडल है। इसके बाद से जिले का क्या है? विभाजन किसमें किया गया है? ब्लॉक में किया गया है। ब्लॉक किसमें विभाजित है? आपका ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित है। तो यही जो प्रशासनिक तंत्र था वह इसी प्रकार से थे। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे जो निचली प्रशासन की इकाई थी वह ग्रामीण थी, विलेज थी। विलेज वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। इसके बाद देखेंगे तो परगना, परगना जिसको ब्लॉक हम कहते हैं। परगना विभाजित, कई गांव मिलकर के परगना बनाते थे, कई परगना मिलकर के डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर के राज्य बना रहे हैं, और कई राज्य मिलकर के एक सरकार बना रही है, केंद्र सरकार। तो केंद्र का प्रधान कौन है? जिसके अंतर्गत ये सभी शक्तियां, यूनिट्स विभाजित की गई हैं, वह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को अच्छे से बिना किसी रुकावट के संचालित करने के लिए इस प्रकार से अपनी सरकार को, अपनी प्रशासन को विभाजित किया था। केंद्र डिवाइडेड इनटू सूबा। सूबा के बारे में जानकारी मिलती अकबर के पीरियड से। उसके पहले प्रांतीय प्रशासन शेरशाह सूरी में था या नहीं था, इसको लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। कोई प्राथमिक स्रोतों में इसका कोई स्पेशल उल्लेख नहीं मिलता है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से अगर ये मान ले कि प्रांतीय सरकार थी, तो प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट मीन्स सरकार। डिस्ट्रिक्ट एज नो एज सरकार, वी नो डिस्ट्रिक्ट एज नो एज सरकार। फिर सरकार डिवाइडेड इनटू परगनाज, परगनाज डिवाइडेड इनटू विलेज। तो ये पूरा तंत्र था प्रशासन का। अगर हम इस तरीके से देखें, असेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में भी देख सकते हैं और बढ़ते हुए भी क्रम में देख सकते हैं कि प्रशासन को अच्छे से संचालित करने के लिए लोवेस्ट से लेकर के हाईएस्ट स्तर तक कई स्टेप बने हुए थे, प्रशासन को विभाजित किया गया था। लेकिन सबका प्रधान कौन था? एकमात्र शेरशाह सूरी था। कह सकते हैं कि ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन शेरशाह सूरी।
सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां शेरशाह सूरी में केंद्रित थी। अब बात हम कर रहे थे कि केंद्र का विभाजन। केंद्र में प्रशासन को चलाने के लिए चार प्रकार के 4 टाइप्स के मूल रूप से विभाग थे और उनके इंचार्ज थे। पहला था दीवाने वजीर, दीवाने वजारत। दूसरा विभाग था, आप इसको नोट भी कर सकती हैं, पहला था, सबसे पहले हो गया सुल्तान, बादशाह, सम्राट, एम्परर। दूसरे नंबर पे आएगा दीवाने वजारत। तीसरे नंबर पर आएगा दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। तीसरे नंबर पर आएगा दीवाने इंसा, दीवान ए इंसा। और चौथे नंबर पर आएगा दीवान ए रसालत। तो ये 4 मुख्य रूप से विभाग थे। इन चारों विभागों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहला, जैसे अभी हमने बताया, दीवाने वजारत। दीवाने वजारत का जो प्रधान होता था वह कहलाता था वजीर या दीवान। दीवान और वजीर वाज इंचार्ज ऑफ दीवाने वजारत। यह विभाग संबंधित था वित्त एवं राजस्व से, फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दीवाने वजारत था उसका प्रधान, उसका अध्यक्ष दीवान या वजीर कहलाता था। और यह विभाग मूल रूप से वित्त एवं राजस्व से संबंधित होता था। और वित्त और राजस्व का मतलब ये हुआ कि जो भी आय व्यय होता था, खर्च होता था, एक्सपेंडिचर हो, चाहे इनकम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ऑडिट हो, ये सभी प्रकार के अर्थ से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती थी वे सभी इस विभाग से संचालित की जाती थी। यह केवल ध्यान रखना होगा कि मात्र एक सलाहकारी संस्था थी, सलाहकार होते थे और अंतिम निर्णय शेरशाह सूरी का होता था। वित्त एवं राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के नियम, जांच, आय व्यय का विवरण यह विभाग जरूर देखता था। वजीर उसका प्रधान होता था, लेकिन किसी भी प्रकार का संशोधन या नियम को लागू करना हो या हटाना हो तो वह डिपेंड करता था शेरशाह सूरी के ऊपर। एक तरीके से कह सकते हैं कि दीवान वाज अपॉइंटेड बाय शेरशाह सूरी एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू शेरशाह सूरी फॉर हिज वर्क। अपने कार्य को लेकर के वह शेरशाह सूरी के प्रति उत्तरदायी था। ही वॉज अपॉइंटेड बाय शेरशाह सूरी, कह सकते हैं कि दीवान या वजीर वॉज अपॉइंटेड बाय शेरशाह सूरी एंड टर्मिनेटेड बाय या सस्पेंडेड बाय शेरशाह सूरी। चाहे वह नियुक्ति करने की बात हो, चाहे बर्खास्तगी की बात हो, चाहे निलंबन की बात हो, यह सब कुछ, चाहे प्रमोशन की ये बात हो, सभी प्रकार के लाभ, है ना, वो डिपेंड करता था किस पर? शेरशाह सूरी पर। तो दीवाने वजारत जो था वह एक प्रकार से वित्त एवं राजस्व विभाग था, जिसका प्रधान दीवान या वजीर था, जिसकी नियुक्ति शेरशाह सूरी के द्वारा की जाती थी। और वह नियुक्ति भी कर सकता था, पदोन्नति भी कर सकता था, और कह सकते हैं कि एक तरीके से सभी प्रकार के, चाहे वह प्रमोशन हो, डिमोशन हो या फिर अपॉइंटमेंट हो, ये या टर्म जो है आपका, जो ड्यूरेशन ऑफ टर्म था वह डिपेंडेंट किस पे रहते थे? डिपेंडेंट ऑन द शेरशाह सूरी। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये पहला विभाग था। दूसरा विभाग जो था, क्लियर? हेलो, हाँ, क्लियर, ओके।
दूसरा विभाग जो था वह था दीवाने आरिज, जिसको कहते थे या दीवाने अर्ज कहते थे। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, यह विभाग मूल रूप से सैन्य विभाग था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, जो सेना से संबंधित विभाग था। और इसका जो प्रधान था, जो इंचार्ज था, वह कहलाता था आरिज ए ममालिक। आरिज ए ममालिक was the in charge of military department. He was appointed and terminated, suspended and also etc. by शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा आरजे ममालिक की नियुक्ति की जाती थी, बर्खास्तगी की जाती थी, पदोन्नति की जाती थी। वह अपने सभी कार्यों को लेकर के इस कारण से शेरशाह सूरी के प्रति उत्तरदायी होता था। He was responsible to शेरशाह सूरी for his work, all type of work, है ना। सभी प्रकार के कार्यों को के लेकर के शेरशाह सूरी के प्रति वह उत्तरदायी होता था। और सेना की नियुक्ति की बात हो, सैनिकों के वेतन की बात हो, उनके प्रशिक्षण, उनके ट्रेनिंग की बात हो, तो सभी प्रकार की नियुक्ति, पदोन्नति यह विभाग करता तो जरूर था दीवाने आरजे ममालिक, लेकिन विथ कंसल्टेंट टू शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के सलाह पर ही वह सैनिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी जो भी कह लीजिए वह करता था। लेकिन आरजे ममालिक के अधीन सेना होते थे, जो सैनिक होती थी वे आरजे ममालिक के अधीन होती थी। और आरजे ममालिक सैनिकों की वेतन की बात हो, उनके आर्म्स की बात हो, उनके घोड़े की बात हो, उनके हाथी की बात हो, या एवरी टाइप ऑफ जो भी कह सकते हैं कि वर्क था, वह थ्रू किसके होता था? वह आरजे ममालिक के थ्रू जरूर होता था, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार शेरशाह सूरी के ही पास था। इसलिए आरजे ममालिक वाज रिस्पॉन्सिबल टू शेरशाह सूरी फॉर हिज वर्क। शेरशाह सूरी के प्रति वह अपने कार्यों को लेकर के उत्तरदायी होता था। क्लियर? समझ में आया? हाँ, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो विभाग था वह दीवान ए इंसा था। दीवान ए इंसा मतलब काम क्रॉस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, पत्राचार विभाग, ठीक है। क्रॉस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, पत्राचार विभाग था। इसका मतलब एक प्रकार से यह सचिवालय था, सेक्रेटरी था, राजकीय सचिवालय था, और इसके द्वारा सभी प्रकार के पत्र व्यवहार जो भी क्रॉस्पॉन्डेंस होते थे वह किए जाते थे। अन्य पूरे प्रांत में या स्थानीय स्तर पर या पूरे साम्राज्य में जो भी सरकारी आदेश होता था, ऑर्डर होता था या फरमान होता था, वह सब कुछ सर्कुलेट किया जाता था दीवाने इंसा के द्वारा। दीवाने इंसा का जो इंचार्ज होता था वह कहलाता था दबीर ए ममालिक। दबीर ए ममालिक was the in charge of दीवाने इंसा, and he was responsible to Shershah Suri for his work. He was appointed and कह सकते हैं कि अपॉइंटेड एंड टर्मिनेटेड बाई शेरशाह सूरी। चाहे वह प्रमोशन की बात हो, डिमोशन की बात हो, टर्मिनेशन की बात हो, सस्पेंशन की बात हो, है ना, चाहे टर्म को बढ़ाने की बात हो, ये सब कुछ डिपेंड करता था शेरशाह सूरी की इच्छा के ऊपर। इसलिए वे विभाग के अपने अपने विभाग के प्रधान जरूर थे, लेकिन कह सकते हैं कि शेरशाह वाज द हेड ऑफ इच डिपार्टमेंट। ये भले ही सरकारी स्तर पर तौर पर दे दिया गया था इनको अधिकार, लेकिन ये मूलतः शेरशाह सूरी के अधीन काम कर रहे थे। तो ये दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, जहां सरकार और जनता और अधिकारियों के बीच
संवाद स्थापित किया जाता था, कम्युनिकेट किया जाता था, करस्पॉन्डेंस किया जाता था, वार्ता करी जाती थी, और इसका उत्तरदायित्व इस विभाग के ऊपर होता था। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो था वह था आपका दीवाने रसालत। दीवाने रसालत के बारे में यद्यपि अल्दो कोई विशेष जानकारी स्रोतों से नहीं मिलती है, लेकिन प्रोफेसर हबीबुल्ला जिन्होंने द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया लिखी है, और कानूनगो साहब उसमें ये बात का संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आज के विदेश मंत्रालय की तरह यह जो है फॉरेन मिनिस्ट्री थी, और इसका यह काम होता था कि दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करना, एक दूसरे के एम्बेसडर्स का स्वागत करना, जो भी ट्रीटी संधि की जाती है उस पर हस्ताक्षर करने का कार्य संपर्क करना, ये इस तरह के कार्य होते थे। अर्थात जो वर्तमान का विदेश मंत्रालय का जो वर्क होता है, ठीक उसी प्रकार का वर्क इनका भी होता है। अगर हम ये कहें कि वर्तमान में अगर इन चार विभाग को देख लीजिए, गृह मंत्रालय है, सैन्य मंत्रालय है, या फिर आपका पत्राचार विभाग है, या फिर आपका जो सैन्य विभाग है, तो इनका जो वर्क एलोकेट किया गया है वही वर्क उस समय भी होता था। नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि क्या काम हो सकता है ना। जैसे दीवान मतलब वित्त से संबंधित हो गया, जो वित्त मंत्रालय का काम है। दूसरा अधिकारी हमने जिक्र किया दीवाने आरिज, जो सेना से संबंधित काम कर रहा है विभाग। तीसरा पत्राचार विभाग, दीवाने इंसा, और चौथा दीवाने रसालत मतलब विदेश मंत्रालय। ये चार मूल रूप से शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन के मूल स्तंभ थे, कह सकते हैं, पिलर जिसको कह सकते हैं, कि जिसके द्वारा प्रशासनिक तंत्र को संचालित किया जाता था। लेकिन यह ध्यान रखना है कि भले ही ये चार विभाग थे, लेकिन इन सभी चार विभागों का जो प्रधान था, जो हेड था, वह शेरशाह सूरी ही था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और इनकी पदोन्नति, चाहे प्रमोशन हो, चाहे डिमोशन हो, चाहे टर्म का जो है बढ़ोतरी हो, कार्यकाल में बढ़ोतरी हो, ये सब कुछ डिपेंड करता था किस पर? शेरशाह सूरी की इच्छा के ऊपर। तो ये आपका केंद्रीय प्रशासन हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके ओके। हाँ, अब जैसे अभी हमने जिक्र किया तत्काल की बारे में कि केंद्र सरकार बनती है किससे मिलकर के, केंद्र का विभाजन किसमें किया गया है, भारत में जो संवैधानिक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वह कैसे तैयार किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है ना। कई स्टेट्स मिलकर के संघ का यानी केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही काम, यही बात शेरशाह सूरी के बारे में भी कही जाती है, लेकिन इसको लेकर के विवाद है कि शेरशाह सूरी के काल में प्रांत था कि नहीं था, प्रांत मतलब स्टेट था कि नहीं था। इसको लेकर के डॉक्टर कानूनगो, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, जिनका ये कहना था कि शेरशाह सूरी के काल में सरकार से बढ़कर ऊपर कोई भी इकाई प्रशासन की नहीं थी। मतलब सरकार वाज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के काल का या समय का सबसे जो ऊपरी जो उनका इकाई था, वह आपकी सरकार थी, ऐसा मानना है कानूनगो साहब का। यानी उनकी नज़र में प्रांत या सूबा जैसी कोई भी व्यवस्था, सिस्टम शेरशाह सूरी के समय में नहीं था। और इसका खंडन करते हैं परमात्मा शरण, पी शरण, जिनका ये कहना है कि वो लिखते हैं, परमात्मा शरण जी, जिनका ये कहना है कि जो सेंट्रल था वह डिवाइडेड इनटू एम्पायर, डिवाइड, जो एम्पायर था वह डिवाइडेड इनटू सूबा, है ना, डिवाइडेड इनटू
वेरियस सूबाज, है ना, सूबाज को प्रांत कहते हैं ना, एंड अपॉइंटेड मिलिट्री गवर्नर्स इन इच सूबा। उनका कहना है कि प्रत्येक सूबा में एक सैन्य अधिकारी राज्यपाल की नियुक्ति करी गई थी। यानी कि कानूनगो साहब का ये कहना है कि प्रांत जैसी या सूबा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार ही प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। उसका खंडन करते हुए परमात्मा शरण लिखते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार का विभाजन सूबा में किया गया था, अनेक सूबों में किया गया था, और उन सूबों में एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी। अब अगर हम इसका तात्कालिक परिदृश्य में, उस समय के समकालीन परिदृश्य में अगर हम इसका कह सकते हैं कि विवरण की खोज करें, तो पाते हैं कि शेरशाह सूरी के काल में इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल, पंजाब, मुल्तान, लाहौर जैसे कई प्रांत थे, और उसने बंगाल के लिए तो स्पेशली एक अलग प्रकार का सिस्टम ही बनाया था। बंगाल को अनेक सरकारों में विभाजित किया गया, सरकार मतलब जिला, अनेक जिलों में विभाजित किया गया था, और उसने एक वहां पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति करी थी, जिसका नाम था काजी उल काजी फजिलात, काजी फजिलात, काजी फजिलात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये क्लियर है कि सरकार से बढ़कर प्रांत तो था, लेकिन अब कितने प्रांत थे, उनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी प्रारंभिक स्रोतों में नहीं मिलती है, इसलिए यह विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि यह बंगाल के प्रशासन को देखने से ये लगता है कि चूंकि बंगाल कई सरकारों में विभाजित था, इसलिए प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था जरूर थी। ठीक है, क्लियर। अब चूंकि मैंने अभी डिस्कस किया ना, केंद्र में ये अधिकारी होते थे, लेकिन प्रांतीय प्रशासन के बारे में अधिकारियों की नियुक्ति की बात कहीं का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि बंगाल में एक व्यवस्था इसने जरूर बनाई थी कि कई सरकारों में बांट दिया था और एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी सैनिक, जिसका काजी फजिलात। तो लेकिन इसके आधार पर हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि उसका साम्राज्य कई प्रकार के प्रांतों में या सूबों में विभाजित था और यहाँ ये अधिकारी काम कर रहे थे, इनका वर्क ये लोकेट किया गया था। ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जरूर रही होगी, लेकिन उसका स्पष्ट विवरण हमें स्रोतों से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जो जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वह है आपका सरकार, जिसका जिक्र हमने बार बार किया है अभी आपसे, कि जैसे राज्य का अस्तित्व तो नहीं मिल रहा है, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर, लेकिन वर्तमान समय में जैसे राज्य का प्रशासन, राज्य को अच्छे से चलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र में विभाजित किया गया, स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, है ना। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के प्रशासन का काम चल रहा है, उसका प्रधान कौन है? चीफ मिनिस्टर है। अगर हम राज्य छोड़ दें तो उसका प्रधान कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान के संदर्भ में ही देखें तो उस तरीके से देखा जाए तो शेरशाह सूरी ही प्रधान था, और सरकार जैसी स्थिति थी, उसने अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को डिवाइडेड इनटू वेरियस सरकार was the सरकार, वी नो सरकार आज नो एज डिस्ट्रिक्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले के रूप में हम उसको जानते हैं। और जिले का अब प्रधान अधिकारी कौन हो सकता था? जैसे वर्तमान में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है, इसके अलावा एसपी होता है, इसके अलावा और भी तमाम अधिकारी होते हैं, लेकिन सारे अधिकारी की बात हम नहीं करेंगे। मध्यकाल में जो पूर्ण रूप से देखते हैं शेरशाह सूरी के काल में, तो उस समय जो सरकार का जो मूल अधिकारी था वह था सिकदार। सिकदार मतलब जिले का प्रधान अधिकारी,
सरकार मतलब जिले का प्रधान सिकदार, जिसको कहते थे सिकदारे शिकदारान। सिक सिक जो है वह सिक जो होता था वह आपका जिले को, डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, और सरकार डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, सॉरी। और उसका जो प्रधान होता था वह सिकदार ए सिकदारान कहलाता था। दो मुख्य अधिकारी तैनात होते थे, नियुक्त होते थे, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान जो था उसका काम था आपका प्रशासन को संचालित करना, शांति व्यवस्था को, कानून को स्थापित करना। मतलब कि कह सकते हैं कि सिकदारे शिकदारान वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सरकार या डिस्ट्रिक्ट। हिज मेन फंक्शन क्या था उसका? प्रशासन को चलाना, सरकार में शांति व्यवस्था को स्थापित करना, और इसके अलावा जो था कि परगने के जो विभाजित, अब आगे चल के देखेंगे ना, सरकार विभाजित है परगना में। परगने के जो सिकदार है उन पर निगरानी रखना, उनके कार्यों की जांच पड़ताल करना, ये सारा काम सिकदार ए सिकदारान का था। अब दूसरा जो मुख्य अधिकारी था वह मुंसिफ ए मुंसिफान, जैसे आज जिसको हम कहते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट, है ना, जिसका काम होता था न्याय करना। उसी तरह से सरकार में जो दूसरा सबसे प्रमुख अधिकारी था, मुंसिफ ए मुंसिफान वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ सरकार ड्यूरिंग द शेरशाह रिजीम। तो शेरशाह सूरी के काल में मुंसिफ ए मुंसिफान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो एक प्रकार से न्याय का प्रधान था, जुडिशरी का प्रधान था। न्याय करना, दीवानी और फौजदारी मामलों का सरकार स्तर पर, जिला स्तर पर निर्णय देने का अधिकार किसका था? मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है सिकदार और सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान जो है काम कर रहे थे किसमें? सरकार में। दूसरा जो प्रमुख विभाजन किया गया था सरकार का, वह किया गया था आपका परगनाज में। सरकार क्लियर हुआ? सरकार किसको कहते थे? हेलो, हाँ, सरकार समझ में आया? सरकार मतलब जिला, आज के वर्तमान जिले की तरह। वहां दो मुख्य अधिकारी होते थे, मुंसिफ ए मुंसिफान और सिकदारे शिकदारान, और इनका वर्क हमने, फंक्शन जो था वो मैंने आपको बताया कि ये करना होता था। अब अगला स्टेप जो विभाजन किया गया है वह क्या किया गया है? क्या किया गया है बताइए? सरकार को किसमें विभाजित किया गया है? जिले को। वर्तमान सदर में देखोगी तो एक जिले के अंदर कितने खंड होते? हाँ बताओ, जिला किसमें विभाजित किया गया है? जिले को परगना में विभाजित किया गया था। सरकार, परगना मतलब सरकार कई परगनों में विभाजित थी। सरकार वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस परगनास। और अब परगने का जो अधिकारी होता था सेम वही हुआ, सिकदार हुआ और मुंसिफ हुआ। सिकदार वर्कड अंडर द सिकदारे सिकदारान and Munsif worked under the Munsif ए मुंसिफान। सेम वर्क इनको अलॉट किया गया था। जो काम सरकार स्तर पर सिकदार सिकदारान करता था, मुंसिफ ए मुंसिफान करता था, वही काम ये परगना स्तर पर सिकदार करता था और मुंसिफ करता था। और इनके सहयोग के लिए दो कारकुन होते थे। कारकुन मतलब क्लर्क, जिसको कह सकते हैं लेखक, लिखने वाले, टाइपिस्ट की भांति कह सकते हैं, काम करते थे। तो सरकार में मुख्य रूप से
मुंसिफ ए मुंसिफान होते थे और सिकदार ए सिकदारान होते थे, लेकिन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू शेरशाह सूरी, ही वर्क अंडर द शेरशाह सूरी, ही he was appointed and terminated by शेरशाह सूरी, but सरकार डिवाइडेड इनटू परगनाज, एंड परगनाज में कौन काम कर रहा है? सिकदार एंड मुंसिफ। सिकदार एंड मुंसिफ वाज रिस्पॉन्सिबल टू सिकदार सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान, मीन्स सिकदार वाज रिस्पॉन्सिबल टू सिकदार सिकदारान, मुंसिफ वाज रिस्पॉन्सिबल टू मुंसिफ ए मुंसिफान, ही वर्कड अंडर सिकदार सिकदारान, he worked under the Munsif Munsifan and Sikdare Sikdaran, है ना? They were worked under the Sikdare Sikdaran and Munsif Munsifan, है ना? वे काम करते थे, सिकदार सिकदारान के अंडर में सिकदार काम करता था, मुंसिफ मुंसिफान के अंडर में मुंसिफ काम करता था, और एक अधिकारी, दो कारकुन होते थे जो क्लर्क होते थे। काम वही है, यहाँ भी न्याय व्यवस्था परगना में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रशासन को अच्छे से चलाना। मुंसिफ का काम जो था वह था न्याय करना, दीवानी कार्यों में सहयोग करना, है ना, दीवानी मुकदमों की सुनवाई करना। इसके अलावा एक फौतदार होता था, फौतदार। फौतदार वाज द, कह सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर इन परगना। फौतदार जो था वह कोषाधिकारी था, परगना खजांची था, है ना। यानी कि जो भी आय होती थी, जो भी व्यय होती थी, जो भी रखा जाता था पैसा, वह किस में रखा जाता था? वह ट्रेजरी में, कोषागार में रखा जाता था। जिसका प्रधान कौन होता था? वह फौतदार होता था। ही वर्कड अंडर द he had worked in परगनाज, है ना। जो परगनाज था उसमें ये काम करता था, और यह एक प्रकार से जो खजांची एक प्रकार से था, ट्रेजरी ऑफिसर था, जो 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 ट्रेजरी होता था उसका प्रधान फौतदार होता था। ठीक है, क्लियर? मुख्य रूप से ये अधिकारी थे। अब सबसे लोवेस्ट जो प्रशासन की इकाई थी, आज भी है, वह है गांव, ग्रामीण प्रशासन, है ना, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। विलेज वाज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, ना। शेरशाह सूरी के काल में ग्राम जो था वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और जिसका प्रधान कहलाता था गांव का मुखिया। आज भी ग्राम पंचायत में गांव का प्रधान कहलाता था, बट ही हैज इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था, गांव का प्रधान होता था, और वह भी गांव के लोगों के द्वारा पंचायत की जाती थी, बनाया जाता था। खुद मुकद्दम जो लैंडलॉर्ड होते थे वही उसके प्रधान होते थे गांव के, जिनको खुद कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। और ये सभी प्रकार के काम करते थे, यानी कि ग्रामीण समाज, ग्रामीण प्रशासन में शांति व्यवस्था से लेकर के न्यायिक व्यवस्था तक का विवादों का निपटारा करते थे। एक प्रकार से ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक प्रकार से जज का भी काम करते थे। आज भी गांव में चले जाइए तो पुलिस प्रशासन, अब तो थोड़ा सा ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है, तो सब लोग ट्रेंड हो गए हैं, तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को 100 नंबर 112 नंबर पर सूचना दे देते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती थी। लेकिन पहले ये होता था कि गांव में अगर कोई विवाद होता था, आज भी बहुत से गांव में देखने को मिलता है कि पंचायत उसका फैसला करती थी, पुलिस के पास जाने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ती थी। किसी भी प्रकार का दीवानी से संबंधित हो, चोरी हो, दीवानी हो, फौजदारी हो, खेत का विवाद हो, कृषि का विवाद हो, संपत्ति का विवाद हो, सभी प्रकार के विवाद स्थानीय स्तर पर पंचायत के द्वारा निपटा दिए जाते थे, आज भी निपटाए जाते हैं। यही
शेरशाह सूरी के काल में था। शेरशाह सूरी के काल में तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अधिक पावरफुल और कह सकते हैं कि बना दिया था कि उसने कह दिया था कि सभी किसी भी प्रकार की अगर चोरी की घटना होती है या कोई भी विद्रोह होता है या शांति व्यवस्था लड़खड़ाती है तो सीधे सीधे उसके लिए उत्तरदायी होगा गांव का प्रधान। इसलिए स्थानीय स्तर पर बहुत शांति थी और आगे चलकर के हमें देखेंगे कि शेरशाह सूरी के काल में यह सिस्टम इतना अधिक कारगर हुआ था कि कानूनगो साहब लिखते हैं कि 70 साल की वृद्ध महिला भी अपने सोने से भरी हुई टोकरी एक कह सकते हैं कि वो संबोधन है, एक प्रतीक है कि सोने से भरी हुई पेटी टुकड़ी को भी ले जा सकती थी रात के अंधेरे में और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी सामान छीन ले या उसकी चोरी कर ले। तो स्थानीय स्तर पर इतना ज्यादा अच्छा प्रशासन शेरशाह सूरी का था कह सकते हैं। स्थानीय उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ज्यादा कारगर था। और शेष ग्रामीण स्तर पर मतलब गांव का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, जो जिसे खुद और मुकद्दम के नाम से जाना जाता था, वह प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार के कार्यों को देखता था। अन्य उसके कार्यों में सहयोग के लिए चौकीदार होते थे और पटवारी, जिसको आज हम लेखपाल के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार से रेवेन्यू ऑफिसर होता था, जो गांव में आज भी पूरा बही खाता खेतों का, जमीन का, संपत्ति का, वह लेखपाल के ही रजिस्टर में रिकॉर्ड में दर्ज होता था और गांव के प्रधान से उसकी ट्यूनिंग होती थी। वो आज भी जाता है पटवारी तो गांव के प्रधान के साथ मिलकर के ही सारी विवादों और संपत्तियों की जांच पड़ताल करता है, खेतों का आय व्यय का विवरण देखता है, वहां पर संपत्ति का देखता है। तो ये उस समय भी शेरशाह सूरी के काल में था। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार से अगर शेरशाह सूरी का हम प्रशासन देखें तो इतनी इकाई थी उसकी, केंद्रीय प्रशासन, सरकार प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सरकार प्रशासन, परगना प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, सब आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेंट्रल डिवाइडेड इनटू स्टेट, स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू सरकार, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू परगनाज, परगनाज डिवाइडेड इनटू विलेज। विलेज वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन सभी प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों का जो हेड था वह एक ही व्यक्ति था, वह था शेरशाह सूरी। सभी प्रकार के निर्णयों के खिलाफ, निचले अदालतों के निर्णयों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शेरशाह सूरी की न्यायालय में अपील कर सकता था और उसके द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम होता था, जिसको कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब उसके आगे कहीं अपील नहीं हो सकती थी। वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार से कोई भी कानून आप नीचे से ऊपर तक बना दीजिए, अगर शेरशाह सूरी चाहे तो उसको एक्सेप्ट करता, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता था। उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय था। ये प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए इनको अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, विभाग बनाए गए थे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां शेरशाह सूरी के ही हाथों में केंद्रित थी। अब आगे हम लोग इसके बाद प्रशासन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? क्लियर? हैं? किसको? खजांची बोलते थे फोतदार, फोतदार। क्लियर? फौजदार, फौजदार जानती हो ना, तो फौजदार नहीं करते हैं, फोत त है, फोतदार, फोतदार। ही वॉज द ट्रेजरी ऑफिसर, है ना, वह खजांची का प्रधान होता था, है ना, कोष का प्रधान होता था। ठीक है। और क्लियर? चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टुमारो
आई विल ट्राई, है ना, मैं प्रयास करूंगा। टेक योर क्लास। ठीक। ओके। थैंक यू। थैंक यू।